फाइव फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज का आज 60वां भाग आपके सामने आ रहा है और आज हमारा टॉपिक है आशुबेल का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और विस्तृत रूप में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कि आशुबेल के द्वारा दी गई है उनके और उनके सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास लगातार ये रहता है कि हर कंसेप्ट को आपके पास तक पहुंचा दिया जाए, बाकी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस कंसेप्ट को कितने ध्यान से सुनते हैं और उसमें से कितना ग्रहण कर पाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल किस देश के निवासी थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो आशुबेल, जिनका पूरा नाम डेविड पॉल आशुबेल था, अमेरिका के निवासी थे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1918 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और मृत्यु 9 जुलाई 2008 में हुई थी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल किस मनोवैज्ञानिक से अधिक प्रभावित थे। तो इसका उत्तर है कि आशुबेल संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे से अधिक प्रभावित थे। और आप सभी को पता है कि जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1923 से लेकर के 1932 तक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अपना कार्य किया। जो उनका कार्य था वह एक नींव का पत्थर था। संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने एक ऐसा आधार स्थापित किया कि उसके बाद आने वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन सभी ने किसी न किसी रूप में जीन पियाजे के सिद्धांत को अपनाया। तो यहाँ पर आशुबेल ने जीन पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित होकर अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल का विषय क्षेत्र क्या था। तो इसका उत्तर है कि आशुबेल का विषय क्षेत्र था शैक्षिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एवं विज्ञान शिक्षण। यानी कि ये तीनों क्षेत्र थे जहां पर या जिन क्षेत्र पर आशुबेल के द्वारा कार्य किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल के अनुसार अधिगम का आधार क्या है। यानी कि उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसमें उनके अधिगम का आधार क्या रहा। तो इसका उत्तर है कि आशुबेल के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में नए ज्ञान का निर्माण उस आधार पर होता है जिसका हमें पहले से संज्ञान होता है। नए ज्ञान का निर्माण हमारे अवलोकन, घटनाओं एवं वस्तुओं की पहचान से प्रारंभ होता है। अर्थात अधिगम का आधार पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज होता है। यानी कि उनका कहना यह था कि कहीं ना कहीं जो नया ज्ञान हमें मिल रहा है वो नया ज्ञान हमारे पूर्व ज्ञान या पूर्व अवलोकन या पूर्व घटनाओं और वस्तुओं से प्रारंभ होता है, जिसके आधार पर हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल के अनुसार अधिगम कब पूर्ण या सार्थक होता है। तो आशुबेल बताते हैं इसके बारे में कि अधिगम का एक नया मानचित्र प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं कि जब पूर्व निहित अवधारणा के साथ कोई प्रासंगिक या रिलीवेंट मटेरियल या सामग्री संलिप्त या जुड़ जाती है तो अधिगम सार्थक हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल के द्वारा व्यक्त अवधारणाओं को क्या नाम दिया गया है। तो आशुबेल द्वारा पूर्व निहित ज्ञान या अवधारणाओं को संज्ञानात्मक संरचना का नाम दिया गया है। यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट उन्होंने अलग प्रकार से प्रयोग किए, जिस प्रकार से जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किए थे। यहाँ पर उन्होंने प्रीवियस नॉलेज शब्द का प्रयोग किया, अवधारणा शब्द का प्रयोग किया, संज्ञानात्मक संरचना शब्द का प्रयोग किया। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल का आत्मसात्करण या एसिमिलेशन से क्या आशय था। अब यहाँ पर देखिए कि इसी शब्द को जीन पियाजे के द्वारा भी प्रयोग में लाया गया। अब यहाँ पर आशुबेल ने अपने अनुसार या जो उन्होंने रिसर्च कार्य किया उसके अनुसार आत्मसात्करण की प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हुए अपने अधिगम सिद्धांत को स्थापित किया। उनके अनुसार जब बालक की संज्ञानात्मक संरचना या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में नई प्रासंगिक अवधारणा जुड़ती है
तो उसे आत्मसातकरण कहा जाता है। इसी प्रकार की बात जीन पियाजे ने भी अपने सिद्धांत में कही थी। अगला प्रश्न देखिए कि आशुबेल ने अधिगम की कितनी अवधारणाएं या नियम बताए हैं। तो आशुबेल ने अधिगम की 4 अवधारणाएं या नियम बताए हैं, जिसमें पहला है रटंत अधिगम, जिसको इंग्लिश में रोट लर्निंग कहा जाता है। दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम, जिसको इंग्लिश में मीनिंगफुल लर्निंग कहा जाता है। मुख्यतः ये 2 ही अधिगम के नियम महत्वपूर्ण हैं। बाकी 2 नियम और बताए हैं इन्होंने कि अभिग्रहण अधिगम, जिसको इंग्लिश में रिसेप्शन लर्निंग कहा जाता है, और चौथा है अन्वेषण अधिगम, जिसको इंग्लिश में डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। इसको खोज अधिगम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि रटंत अधिगम रोट लर्निंग से क्या तात्पर्य है। तो मनोवैज्ञानिक आशुबेल के अनुसार रटंत अधिगम में बालक विषय वस्तु को रटकर सीखता है, अर्थात वह विषय वस्तु की संरचना को समझकर ना सीखकर केवल रटकर सीखता है, जैसे अक्षर ज्ञान, अंकों का ज्ञान, गिनती, टेबल जिसको पहाड़ी भी कहते हैं, और कविताएं या इंग्लिश में जिसको कहते हैं पोएम। तो कुछ सामग्री इस प्रकार की होती हैं जिनको बच्चा समझ के नहीं सीखता, बालक समझ के नहीं सीखता, बल्कि उसको रटकर ही सीखता है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम से क्या आशय है। तो इस प्रकार इसका उत्तर है कि इस प्रकार के सीखने में बालक विषय वस्तु की संरचना को समझकर सीखता है। इस प्रकार के सीखने में सीखना अर्थपूर्ण और अर्थपूर्ण बन जाता है, सार्थक और अर्थपूर्ण बन जाता है। आशुबेल के अनुसार इस प्रकार का सीखना वास्तव में नई अवधारणाओं को आत्मसात करना है या आत्मसात करना है। इस प्रकार के सीखने को आत्मसातकरण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस बिंदु में आशुबेल इस बात को कहना चाहते हैं कि सीखना तभी सार्थक होता है जब बालक जो है मेंटल स्ट्रक्चर में एक नई संरचना को जोड़ने का प्रयास करता है। जब वह नई संरचना को अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जोड़ लेता है तो सीखना अधिक सार्थक और अर्थपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर उन्होंने विषय वस्तु की संरचना को भी महत्वपूर्ण माना कि अगर विषय वस्तु की संरचना अर्थपूर्ण है तो सीखना और भी अधिक सार्थक हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम नई अवधारणाओं को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं नई अवधारणाओं के लिए पुरानी अवधारणाएं हमें एक मार्ग का या मार्गदर्शन देने का कार्य करती हैं, हमारे रास्ते को बनाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार के सीखने को अर्थपूर्ण आत्मसातकरण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न आपके सामने है कि अभिग्रहण अधिगम, जिसको इंग्लिश में रिसेप्शन लर्निंग कहा जाता है, क्या है या किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता को शिक्षण सामग्री लिखकर या बोलकर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यानी कि अधिगमकर्ता जो है, पहले शिक्षक जो है बोल करके शिक्षण सामग्री को विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करेगा, उसके बाद अधिगमकर्ता स्वयं उस सामग्री को लिखकर और बोलकर उसको लिखेगा और बोलेगा और बालक उसको समझकर आत्मसात कर लेगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें शामिल की हुई हैं कि बालक बोलकर भी याद करता है और बालक लिखकर भी याद करता है। इस प्रकार के अधिगम को अभिग्रहण अधिगम या रिसेप्शन लर्निंग कहा जाता है। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि अन्वेषण अधिगम क्या है, जिसको इंग्लिश में डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। तो अन्वेषण अधिगम खोज या अन्वेषण से संबंधित है, जिसमें बालक नवीन तथ्यों को, नवीन नियमों को, विचारों को या मूर्त सामग्री की सहायता से नवीन वस्तुओं का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार के अधिगम को अन्वेषण अधिगम या खोज अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आशुबेल ने आत्मसातकरण के कितने नियम बताए हैं। तो यहाँ पर आत्मसातकरण को भी आशुबेल ने अलग अलग भागों में डिफाइन किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आत्मसातकरण के नियम जो 4 बताए गए हैं वो कितने उनके नाम क्या क्या हैं। पहला है योगात्मक अधिगम, जिसको कॉम्बिनेशनल लर्निंग कहा जाता है। दूसरा अधीनस्थ अधिगम, जिसको सबऑर्डिनेट लर्निंग कहा जाता है। तीसरा है सहसंबंधात्मक अधिगम, जिसको कोरिलेटिव लर्निंग कहा जाता है। और चौथा है उच्च स्तरीय अधिगम, जिसको सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग कहा जाता है।
यहाँ पर योगात्मक अधिगम से क्या तात्पर्य है, तो इसे देखिए कि योगात्मक अधिगम, अब यहाँ पे इसको ध्यान रखिए कि ये अधिगम के प्रकार नहीं है बल्कि एसिमिलेशन के प्रकार है, यानी कि जो एसिमिलेशन लर्निंग है उसके प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आत्मसात्करण के इस नियम के अनुसार छात्र अपनी पूर्व निहित या संरचित संज्ञानात्मक संरचना में नई विधा को जोड़ लेता है, नए विचार को जोड़ लेता है, नए नियम या सिद्धांत को जोड़ लेता है। तो इस प्रक्रिया को योगात्मक अधिगम कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर योग शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। योग का मतलब है जोड़ना, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ना, किसी पुराने नियम को नए नियम से जोड़ना या पुराने नियम के आधार पर नए नियम को जोड़ना। ये इस योग को योगात्मक अधिगम का नाम दिया गया है, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशनल लर्निंग कहा जाता है। दोबारा समझ लीजिए यहाँ पे कि इस प्रकार का इस अधिगम या सीखना जो होता है ये योग या जोड़ के माध्यम से होता है, जहाँ पर एक बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व घटनाओं या प्रक्रियाओं के आधार पर, पूर्व विचारों के आधार पर या नियमों के आधार पर किसी नए नियम को अपनी संज्ञानात्मक संरचना में जोड़ लेता है, योग कर लेता है, उसको योगात्मक अधिगम कहा गया है। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि अधीनस्थ अधिगम क्या है। तो आत्मसात्करण के इस नियम के अनुसार जब कोई छात्र सामान्य विचार, नियम या घटना से किसी नए विचार, घटना या नियम को उत्पन्न या निर्मित करता है तो उसे अधीनस्थ अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सहसंबंधात्मक अधिगम का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि आत्मसात्करण के इस नियम के अनुसार छात्र पहले सीखे गए संप्रत्ययों या कंसेप्ट के आधार पर स्वयं नई या नवीन संप्रत्ययों को सीखने का प्रयास करता है। यानी कि पुराने के आधार पर या पहले सीखे गए ज्ञान के आधार पर, ज्ञान क्या यहाँ पर कंसेप्ट शब्द यूज किया गया है आशुबेल के द्वारा। तो पुराने सीखे गए कंसेप्ट के आधार पर जब बालक न्यू कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करता है तो इसको कोरिलेटिव लर्निंग कहा जाता है। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि उच्च स्तरीय अधिगम सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कि आत्मसात्करण के इस नियम के अनुसार जब छात्र कई सामान्य नियमों, ध्यान से देना है पे कि जब छात्र कई सामान्य नियमों, कई से मतलब है कि एक से अधिक सामान्य नियमों या कॉन्सेप्ट को एक साथ समग्र करके या इकट्ठा करके उसके आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट या कोई नियम या कोई सिद्धांत डेवलप कर लेता है तो इसे सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग कहा जाता है। तो यहाँ पर 17 प्रश्नों के माध्यम से आशुबेल के सिद्धांत को विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास मैंने डॉक्टर फखरुद्दीन ने करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस प्रयास को आप निरर्थक नहीं जाने दोगे और अपने जितने भी सहपाठी हैं, आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, मित्र हैं, आपके मिलने चलने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, उन सभी तक मेरे इस वीडियो 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास तक पहुँचाएं, अर्थात उनको शेयर करें और उनको शेयर ही ना करें बल्कि सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, जिससे नए नए वीडियो कंसेप्ट आपके सामने आते रहें और इस प्रकार के कंसेप्ट जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होंगे, बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध होंगे, अर्थपूर्ण सिद्ध होंगे। इसी प्रकार का प्रयास मैं लगातार कर रहा हूं कि आप 5 फिंगर क्लासेस के साथ जुड़ करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे मैं नई नई वीडियो बना करके आपके सामने पहुंचाता रहूं और आप इसको देखते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इन शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।